नमस्ते प्यारे बच्चों। आज वाली क्लास उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जिनकी 20 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ के सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि आप एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ के जाओ। देखो, तीनों पेपरों की बात कर लेते हैं हम एक बार। ये सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि अब की बार जो टाइमिंग है वो 1 आवर 30 मिनट्स का है। आपको 50% पेपर सॉल्व करना है। यूनिट की बाध्यता को हटा दिया है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि मैथ का प्रत्येक पेपर 40 नंबर का होता है। 50% पेपर सॉल्व करना है, इसका अर्थ है कि आपको 20 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे हम बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की। जैसे यूनिट फर्स्ट में आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आता है, एक आता है अथवा में आता है आपके पास। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप एक ये क्वेश्चन कर सकते हो और अथवा वाला भी कर सकते हो की बार, क्योंकि यूनिट की बाध्यता को उठा दिया है। तो यदि एक यूनिट आप सॉल्व करते हैं तो कितने नंबर कवर हो रहे हैं आपके? 16। फिर आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है। जैसे आपने 3rd का फर्स्ट या 5 का फर्स्ट कोई सा भी कर दिया, मान लीजिए एक 4 नंबर का प्रश्न और सॉल्व करना है। ऐसे आपको 20 नंबर का पेपर सॉल्व करके आना है। वो 20 नंबर ही किस में कन्वर्ट होंगे? आपके 40 में। तो कुल मिला के एक यूनिट यदि आप कंप्लीट पढ़ लो और छोटा सा ये पार्ट पढ़ लो अदर किसी यूनिट का, तो आराम से आपके 20 नंबर कवर हो जाएंगे। 20 यहाँ आपकी बार जो 20 है वो किस में कन्वर्ट होंगे? 50% किस में कन्वर्ट होंगे? आपके 100% में कन्वर्ट होंगे। कहने का अर्थ 20 नंबर है वो किस में कन्वर्ट होंगे? 40 नंबर में कन्वर्ट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये सभी राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो है कि आप क्या क्या पढ़ के जाओ। देखो, ऑप्शन अनेक हैं। ये पढ़ना है मैटर ऐसे कि एक यूनिट कंप्लीट पढ़ के जाओ और एक कोई छोटा सा पार्ट पढ़ लो, जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाए। आपका एक पेपर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब की बार इतना ही मैटर सॉल्व करके आना आपको। अब मैं बात करूं, सबसे पहले मैं पेपर फर्स्ट की बात कर लेता हूं। और पेपर फर्स्ट की मैं बुक कौन से लेके चल रहा हूं? रियल एनालिसिस। देखो, रियल एनालिसिस की हम बात करें, आपको पता है पेपर फर्स्ट में वैसे 2 बुक है। एक बुक और कौन सी है? मैट्रिक स्पेस। अब की बार उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो रियल एनालिसिस है, उससे आपको पता है कितनी यूनिट आती हैं? 4 यूनिट आती हैं। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो कहां से आती है? पेपर नंबर फर्स्ट की मैट्रिक स्पेस से। और यूनिट सेकंड से यूनिट नंबर 5 तक कहां से आती हैं? आपके रियल एनालिसिस से। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा कि अपने एक तो इसमें चैप्टर कौन सा है? 3.A है, एक 3.B है और एक कौन सा चैप्टर है? 4 चैप्टर है। ये आपके 4 में भी कौन सा है? 4.C है। वैसे 4 में भी कौन सा है? 4.C है। तो एक तो आप ये मैटर कवर करके जाते हो, और एक मान लीजिए आप यूनिट नंबर 3rd का 5.A और 5.B चैप्टर कवर कर लेते हो, तो आपके 20 नंबर क्या हो गए? कवर हो गए। यही आपका सिलेबस आपने देखा होगा। तो ये मैटर करके जाना और आप एक ये मैटर करके जाना। यदि आप ये मैटर कंप्लीट पढ़ के जाते हो तो आराम से आपके। और 4 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं करना आपको। कौन सा चैप्टर करना है? 4.C, 3.A, 3.B और 4.C। और यूनिट नंबर 3rd में कौन कौन से? 5.A और 5.B चैप्टर पढ़ के चले जाओगे। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से कवर होंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी आ गया इनमें, और जो और वाला अथवा वाला क्वेश्चन आएगा वो भी कहाँ से आएगा? इन्हीं चैप्टर से आएगा। तो 16 नंबर तो यहाँ से कवर हो जाएंगे और 4 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो 20 नंबर का मैटर कवर हो गया। तो आपको पेपर फर्स्ट में ओनली ये मैटर पढ़ के जाना है। अब हम बात करें पेपर सेकंड की बात करें। पेपर सेकंड में आपको एक तो क्या करना है? चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट पढ़ना है। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी कहाँ से आएगा? चैप्टर फर्स्ट में से आएगा। और जो और अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी कहां से आएगा? चैप्टर फर्स्ट में से आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर यदि पढ़ते हो आपकी तो 16 नंबर कवर हो रहे हैं। और एक 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप एक काम कीजिए, 2.A, B, C, D पढ़ जाना आप। तो जो प्यारे जो भी विद्यार्थी है वो पेपर सेकंड कौन सी बुक की बात कर रहा हूं मैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बुक की बात कर रहा हूं मैं। जो विद्यार्थी डिफरेंशियल इक्वेशन में से चैप्टर फर्स्ट और 2.ABCD बढ़िया तरीके से पढ़ के जाएगा, उसके 20 नंबर का मैटर उसको मिल जाएगा। और 20 नंबर कहने का अर्थ उसके 40 नंबर का पेपर सही हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं
पेपर थर्ड की बात कर रहे हैं। पेपर थर्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो, एक तो आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ लो। वैसे यूनिट नंबर फर्स्ट की मैं बात पेपर थर्ड में कौन सी बुक की बात कर रहा हूं मैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं, संख्यात्मक विश्लेषण की बात कर रहा हूं मैं। और एक आप देखो, जो चैप्टर फर्स्ट है कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट। एक तो आप ये कर लो और एक आप कौन सा कर लो? 9 और 10 कर लो। 9 और 10 इसलिए बता रहा हूं कि चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। 9 और 10 चैप्टर क्या है? बहुत ज्यादा इजी है। यदि आप 9 और 10 चैप्टर पढ़ते हो तो आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऊपर वाला भी और अथवा वाला भी। और एक कौन सा पढ़ जाना आप? चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो यदि आप ये मैटर पढ़ के जाते हो तो आपके 20 नंबर का कवर हो रहा है। अब कोई जरूरी नहीं बेटे मैंने बताया वही आप पढ़ो। कई विद्यार्थी ये भी कर सकते हैं कि यूनिट चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़ लें, तो वहां से कितने क्वेश्चन कवर होंगे? 2 क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर फर्स्ट। और एक क्वेश्चन के लिए वो मान लीजिए 4 चैप्टर पढ़ लें तो भी कवर हो जाएगा। मेरे हिसाब से बता रहा हूं कि 9 और 10 चैप्टर थोड़ा क्या रहेगा आपके? ईजी रहेगा, क्योंकि 9 चैप्टर में आपको पता है 3 ही मेथड हैं, एक गॉस विलोपन है, एक जैकोबी, एक गॉस सीडल है। और चैप्टर 10 में आपको पता है 2 ही विधियां हैं, आयलर और पिकार्ड। तो ये मैटर हो गया आपके। यदि ये मैटर आप पढ़ के जा रहे हो तो आराम से आपके 20-20 नंबर कवर हो जाएंगे। कहने का अर्थ आपके 40-40 नंबर कवर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं, देखो आज मैं अब आसपास के विद्यार्थी हैं वो तो लगातार ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं, उनका रिवीजन चल रहा है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का। लेकिन जो दूर के विद्यार्थी हैं उनका भी रिवीजन करवाना बहुत जरूरी है। तो आज हम पेपर सेकंड का रिवीजन करवाएंगे। पेपर सेकंड का रिवीजन कराएंगे क्योंकि बहुत इजी पेपर है वैसे देखा जाए तो। और इसी में विद्यार्थियों के नंबर कट जाएंगे। मान लीजिए इसी में विद्यार्थी 10 नंबर का मैटर सही करके आ रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा आप बताओ। तो पेपर सेकंड तो बहुत ज़्यादा इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें तो आपके 40 में कितने नंबर आने चाहिए? 40। कहने का अब की बार वो 20 नंबर ही हैं, 20 में से कितने आनी चाहिए? 20 आनी चाहिए, जिससे वो आपके 40 नंबर बन जाए। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं। अब देखो ये क्रेश कोर्स है, थोड़ा सा आपको पता है क्रेश कोर्स कैसे चलता है। हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड की, बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। और आपको पढ़ाएंगे यूनिट नंबर कौन सी? फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट नंबर। चैप्टर फर्स्ट ही है। कहने का चैप्टर फर्स्ट कितने नंबर का है? 16 नंबर का। आप ऊपर वाला क्वेश्चन भी करना और अथवा वाला भी। तो 16 नंबर के लिए आपको चैप्टर जो फर्स्ट है वो 1.A से 1.N तक पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ विविध प्रश्नावली भी पढ़नी पड़ेगी। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज बेसिक की बात करेंगे। सबसे पहले बुक का नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अवकल समीकरण होता क्या है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि अवकल समीकरण क्या होता है। जैसे आपके पास एक ये समीकरण दे रखा है, यदि हम इसका अवकलन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इनका बोथ साइड मैंने x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया? इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, मैंने अवकलन कर दिया। यदि मैं इसका अवकलन करता हूं, सबको पता है, देखो यहां संपूर्ण अवकलन करोगे आप, कोई आंशिक नहीं पढ़ोगे कि x के सापेक्ष करेंगे तो y को क्या मान लोगे? कांस्टेंट मान लोगे। यदि मैं x के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो यहाँ तो संपूर्ण अवकलन कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट होगा नहीं, इसका भी अवकलन होगा और इसका भी होगा। कहने का जो अवकलन है वो u डॉट v से होगा। x की पावर 7 का क्या होता है? सबको पता है 7x की पावर 6 होता है। और y ऐसे ही कैसे? अब की बार x की पावर 7 को ऐसे कैसे लेंगे? y का क्या होगा? dy अपॉन dx। और y की पावर 11 का क्या होगा? 11 आएगा और y की पावर 10 होगा और फिर y का भी होगा dy अपॉन dx। और 2 का क्या होगा? 0 होगा, कांस्टेंट का अवकलन। तो हो गया आपके पास। तो जैसे आपके पास कोई समीकरण है, यदि उसका आप क्या करते हो? अवकलन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अवकल समीकरण।
एक चीज नोट कर लेना, अवकल समीकरण में जो ऊपर वाला चर होता है उसको हमेशा कौन सा चर बोला जाता है? आश्रित चर। y को क्या बोला जाता है? आश्रित चर। और जो नीचे वाला चर होता है उसको क्या बोला जाता है? स्वतंत्र चर। तो अवकल समीकरण की परिभाषा कैसे लिखोगी? जैसे यहाँ x है उसको क्या बोलोगे आप? स्वतंत्र चर। y को क्या बोलोगे? आश्रित चर। dy अपॉन dx क्या है मेरे को बताइए? dy अपॉन dx तो क्या है? y का अवकलन ही है। y का x के रेस्पेक्ट में क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो y क्या है मेरे को बताओ? आश्रित चर है। तो dy अपॉन dx तो क्या है? आश्रित चर का अवकलन है। तो परिभाषा कैसे दोगे? अवकल समीकरण क्या होता है? एक समीकरण होता है, एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर के अवकल गुणांक किसी संबंध के द्वारा संबंधित हो, ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। लिख दोगे? तो ये तो अपनी बात होगी, परिभाषा की बात होगी। देखो हम बात कर रहे हैं अभी चैप्टर, ये तो बेसिक बात हो गई। अब चैप्टर 1.1 की हम बात करें। देखो ध्यान से सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं। जहां इजी बात होगी उसको ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा है नहीं। चैप्टर फर्स्ट में आप 1.a में 3 बातें हैं आपकी, एक तो कोटि, एक घात और एक व्यापक हल। तीनों चीजों की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम अवकल समीकरण की कोटि की चर्चा कर लेते हैं। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है कि जैसे आपके पास कोई भी अवकल समीकरण दे रखा है, जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2x dy अपॉन dx की होल पावर 7 और इक्वल प्लस y इक्वल मैंने ले लिया 4x। ये आपके पास क्या है? कोई अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है वो समझो कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है। जैसे कोई भी अवकल समीकरण है उसका अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। जैसे हम बात करें इस अवकल समीकरण की, यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है y का, हम देखेंगे 2 बार अवकलन हो रहा है। तो इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी? 2 होगी। सिंपल सी बात है। अवकल समीकरण को देखते हैं, अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है। जैसे 3 बार अवकलन हो रहा है तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी? 3 होगी। अधिकतम 4 बार अवकलन हो रहा है तो अवकल समीकरण की कोटि 4 होगी। जैसे हम बात करें इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, ऑर्डर कितना है इसका, देखते हैं। हम बोल देंगे इसका 2 ही है, क्योंकि अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है? 2 बार। जितनी बार अवकलन होता है अधिकतम उसे क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की कोटि। सिंपल सी परिभाषा होती है, अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि को ही अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। कोई भी अवकल समीकरण दे रखा है, कहीं 7 मत बोल देना कोटि। हम देखते हैं अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है। तो इस समीकरण का अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा था आपके पास? 2 बार। तो अवकल समीकरण का ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। एक आपके है चैप्टर 1.a में अवकल समीकरण की घात। घात क्या होती है कि कोई भी अवकल समीकरण है उसको परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाने के बाद जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है उसकी घात को ही क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की घात कहते हैं। कोई भी अवकल समीकरण है उसको परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के बाद जो उच्चतम अवकलज होता है उसकी घात को ही क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की घात कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे आपके पास इसकी बात कर लेते हैं पहले। इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी मेरे को बताओ? तो आप देखोगे तो परिमेय है, पूर्ण बीजीय है, और यहाँ उच्चतम अवकलज क्या है? d2y अपॉन dx स्क्वायर, और उसकी घात कितनी है? 1 है। तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी? 1। 7 मत कर देना। घात क्या होती है अवकल समीकरण की? जो उसमें उच्चतम अवकलज होता है उसकी घात को क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की घात कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया d2y अपॉन dx स्क्वायर, और सिंपल सा ले लिया मैंने 1 प्लस dy अपॉन dx 4/9। यदि ऐसा है तो पहले उसका क्या करना पड़ेगा आपको? उसको पूर्ण बीजीय बनाना पड़ेगा। कहने का अर्थ इसका प्रमेयीकरण करना पड़ेगा। यदि आपको पूछे कि इस अवकल समीकरण की घात कितनी है, क्योंकि आपको पता है जैसे आपके पास कोई समीकरण होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस समीकरण की घात क्या है, तो आप इस समीकरण की घात नहीं बता सकते। पहले इसका प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि रूट एक्स वगैरह इसको उठाना पड़ता है। कोई आपको पूछे ना इस समीकरण की घात क्या होगी, तो उसको आंसर देना 4, क्योंकि पहले रूट एक्स को उठाना पड़ेगा। रूट एक्स कैसे उठेगा आपको पता है, क्या करना पड़ेगा?
इधर लाना पड़ेगा 4√x को और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा घात किसकी बता सकते हैं, बहुपद की घात ही बता सकते हैं। और बहुपद का नियम होता है कि x की जो घातें हैं वो 0 1 2 3 ऐसे होनी चाहिए। यहाँ तो x की घात 1/2 आ गई, तो अभी ये बहुपद नहीं है, तो अभी इसकी घात नहीं बता सकते, पहले इसको बहुपदीय रूप में लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी घात बता सकते हो। सिंपल सी बात अवकल समीकरण में होती है कि आपको घात बतानी है तो ये 4/9 वगैरह ऐसे कुछ दे रखा हो तो पहले सिंपल उनको बहुपदीय रूप में लिखना। तो यहाँ दोनों पक्षों की होल पावर आपको 9 लेनी पड़ेगी, होल पावर दोनों पक्षों की 9 लेंगे तो इधर 9 आएगा, आपको पता है। तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 9 होगी। मान लीजिए यहाँ 4/6 होता है, 4/5 होता, तो आप दोनों पक्षों की होल पावर क्या लेते, 5 लेते। कुल मिला के जो भी अपोन में है पहले उस संख्या को उठाना। इस 4 क्या है, 7 है, तो पहले दोनों पक्षों की होल पावर क्या लेना, 7 लेना, समझ गए। रूट है 1/2, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करना और उसके बाद देखना उच्चतम अवकलज की घात क्या है, वो अवकल समीकरण की घात होगी। ओके, एक बात और नोट कर लेना, जैसे आपके पास कोई भी अवकल समीकरण है और यदि उसमें किसका पद दे रखा है, समाकलन का, तो पहले आपको क्या करना है, अवकलन करके उस समाकलन को उठाना है। जैसे मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, x के रेस्पेक्ट में। देखो समाकलन दे रखा हो तो याद कर लेना हमेशा उसको कैसे उठाना है, अवकलन करके ही उठाना है, चाहे वो x से dx होता तब भी। ऐसा नहीं कि सिंपल समाकलन हो रहा है तो डायरेक्ट ही उठा दो आप समाकलन को, समाकलन कर दो, नहीं। कोई भी अवकल समीकरण दे रखा है और उसमें कोई समाकलन का पद है तो उसको कैसे हटाना, अवकलन करके, और बाद में देखना कि जो उच्चतम अवकलज है उसकी घात कितनी है, वो क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण की घात। कोटि भी ऐसे देखेंगे, जैसे कोई आपको पूछे इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी तो एक मत बता देना, पहले आप देखना इसमें समाकलन है, समाकलन को उठाना पड़ेगा। समाकलन को हमेशा अवकलन करके उठाते हैं, तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d2i/dx², और यहां से क्या आएगा, y आएगा, और 0 का अवकलन जानते हो क्या होता है, 0 होता है, हटा दिया। अब देखना उच्चतम अवकलज कितना है, 2 है, तो अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, 2 होगी। और उच्चतम अवकलज की घात क्या है, 1 है, तो अवकल समीकरण की घात भी कितनी होगी, 1 होगी। तो बात समझ में आ गई होगी कि यदि ये कोई अवकल समीकरण उसमें 4/9 हो तो दोनों पक्षों की होल पावर 9 वगैरह लेके समाकलन हो तो उसको अवकलन करके उठाते हैं। तो ये बेसिक बात है, कुछ सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास बुक होगी। एक बात और कर लेते हैं, पहले बेसिक चर्चा कर लेते हैं, तो कोटि भी समझ में आ गई होगी। हाँ, कोटि में समाकलन का ध्यान रखना, समाकलन है तो पहले समाकलन को उठाना और बाद में देखना उच्चतम अवकलज कितना है। उच्चतम अवकलज की कोटि 2 है तो अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, 2 होगी। घात तो क्या होती है, उच्चतम अवकलज की घात तो इस अवकल समीकरण की 1 ही होगी, आपको पता है। तो छोटी छोटी कुछ बातें हैं, थोड़ा बेसिक करवा देते हैं आपको। तो एक तो कोटि दे रखा है, एक घात दे रखा है, इसके अलावा एक टॉपिक और दे रखा है आपके, वो क्या दे रखा है समझो। आपके दे रखा है व्यापक हल से आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना, व्यापक हल से अवकल समीकरण ज्ञात करना। तो सिंपल सा नियम है, देखो सभी प्यारे विद्यार्थियों को नॉलेज होना चाहिए। व्यापक हल आप भी जानते हैं क्या होता है, ऐसा हल होता है जिसमें क्या हो, आपके पास एक्स वाई हो और क्या हो, कांस्टेंट हो, ये होता है व्यापक हल, जिसमें एक्स वाई वगैरह और क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो कोई भी अवकल समीकरण आपके पास है उसका व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें जितने कांस्टेंट हैं उतनी बार क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। जितने कांस्टेंट है उतनी बार क्या करते हैं, व्यापक हल दे रखा और आपसे अवकल समीकरण पूछ लेना तो सबसे पहले कांस्टेंट को देखते हैं। यहाँ 2 कांस्टेंट है C1 और C2, तो आपको क्या करना है, इसका 2 बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन किया फिर दोबारा से उसका अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है और C1 और C2 को उठाना है, और फिर जो अवकल समीकरण आएगा वो इस व्यापक हल का क्या होगा, अवकल समीकरण। और कुछ याद करने वाली बात नहीं है। व्यापक हल से अवकल समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, जितने कांस्टेंट है उतनी बार अवकलन करते हैं और कांस्टेंट का एलिमिनेशन करते हैं, विलोपन करते हैं। ओके, तो यही है बेसिक, कोटि, घात और व्यापक हल से अवकल समीकरण ज्ञात करना। 3 ही बात हम किस में सीखेंगे, 1.a चैप्टर में। 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। कोई भी हो, जैसे आपको कोई ये पूछ ले कि आप
वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 3 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई आपको पूछे इस अवकल समीकरण की कोटि बताओ और घात बताओ, तो पहले इसको सॉल्व करना। देखो अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डी एक्स अपॉन डी वाई मत कर देना, क्योंकि जो साधारण अवकल समीकरण होता है उसमें एक ही आश्रित चर होता है बेटे। यदि आप इसको dx अपॉन dy कर दोगे तो कितने आश्रित चर हो जाएंगे आपके पास? स्वतंत्र चर कितने होते हैं? एक ही होता है। जो साधारण अवकल समीकरण होता है उसमें स्वतंत्र चर कितने होते हैं? एक ही होते हैं। अब यदि इसको dx अपॉन dy लिख दोगे तो फिर स्वतंत्र चर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, x भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? y भी। तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार का कोई अवकल समीकरण दे रखा है, पहले उसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करोगे? दोनों पक्षों को किससे गुणा करना पड़ेगा? dy अपॉन dx से गुणा करना पड़ेगा, और ये कितना आएगा? प्लस का 3 आएगा आपके पास। और उसके बाद देखना उच्चतम अवकलज कितना है, अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है y का? एक ही बार हो रहा है, यहां भी एक बार हो रहा है, यहां भी एक बार, तो कोटि कितनी होगी? अरे उच्चतम अवकलज कोटि कहलाता है। अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है? एक बार अवकलन हो रहा है, तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी? एक होगी। हम डिग्री की बात करें, घात की बात करें, घात क्या होती है? उच्चतम अवकलज की अधिकतम घात। तो उच्चतम अवकलज यहाँ क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? dy अपॉन dx। और उसकी भी अधिकतम घात कितनी है मेरे को बताओ आप। यहाँ घात 1 है, यहाँ घात कितनी है? 2 है। अब देखो, अभी मैंने अवकल समीकरण की घात की परिभाषा क्या बताई थी कि उच्चतम अवकलज की घात को क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की घात। लेकिन दोनों यहाँ तो उच्चतम अवकलज dy अपॉन dx है, एक जगह घात 1 है उच्चतम अवकलज की, एक जगह घात क्या है? 2 है। तो आपको अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात कितनी है उच्चतम अवकलज की? 2। तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी आपके पास? 2 होगी। ओके, तो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 5dy अपॉन dx और इक्वल इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, ये दे रखा है। आपको क्या करना है? इसकी कोटि बतानी है और इसकी घात बतानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? समाकलन है। यदि कोई अवकल समीकरण है उसमें समाकलन है, तो अवकलन करके समाकलन को उठाना है। यहाँ dx है तो आप समझ गए, x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आपको पता है क्या आएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर। और यहाँ से क्या आएगा? अवकलन करेंगे तो समाकलन हट जाएगा। अब मेरे को बताओ उच्चतम अवकलज की कोटि क्या है? 3 ही, अधिकतम 3 बार अवकलन हो रहा है, तो कोटि कितनी होगी? 3 होगी इस अवकल समीकरण की। घात क्या होगी? उच्चतम अवकलज की घात 1 है, तो अवकल समीकरण की घात भी 1 होगी। बता दोगे आप? ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, मेरे को उम्मीद है कोटि घात वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ओके, क्योंकि सभी प्यारे विद्यार्थियों के पहले से भी पढ़े हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? अवकल समीकरण ज्ञात करना है। और आपके पास क्या दे रखा है? व्यापक हल दे रखा है आपके पास। जैसे आपके पास ये दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन देख लो, जैसे y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx, एक व्यापक हल दे रखा है और आपको बोल रहा है अवकल समीकरण ज्ञात करो। तो सबको पता है कितने कांस्टेंट है, यहाँ 2 कांस्टेंट है a और b। तो आपको क्या करना है? इस अवकल समीकरण का 2 बार अवकलन करना है और a और b का विलोपन करना है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका आप फर्स्ट बार अवकलन करेंगे तो y का कितना होता है? dy अपॉन dx। x स्क्वायर का क्या होता है? 2x। bx का क्या होता है? b होता है। दोबारा अवकलन करेंगे dy अपॉन dx का, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, 2x का 2a होगा और b का कितना होगा? 0 होगा। अब यहां से देखो, अब आपको क्या करना है? पहले समीकरण 3 से 2a का मान कहां रखोगे? समीकरण 2 में रखने पर। देखो विलोपन करना है कैसे भी। तो पहले मैं यहां से 2a का मान यहां रख रहा हूं, तो क्या आएगा आपके पास? dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर और गुणा में x भी है प्लस का b। तो b बराबर कितना आ गया बताइए? x d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का dy अपॉन dx। अब आप क्या करोगे? 3 व 4 से, क्योंकि a और b को उठाना है, तो 3 व 4 से a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। 1 में रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 3 व 4 से रख दोगे आप, a और b का मान समीकरण 1 में रखोगे। a का मान तो कितना आपके पास? y बराबर 1/2
एक्स स्क्वायर भी है और dy अपॉन dx, d2i है तो d2i कर दो, d2i अपॉन dx स्क्वायर। रख दिया हमने, a की वैल्यू क्या रख दी 1/2, ये रख दिया एक्स स्क्वायर था ही, और b की वैल्यू क्या आपके पास ये रही। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x से गुणा भी होगा तो एक्स स्क्वायर d2i अपॉन b का ट्रांसफर कर रहे हो, इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता है माइनस का कौन सा होगा, तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर d2i अपॉन dx स्क्वायर, और x से ये भी गुणा होगा तो प्लस का x dy अपॉन dx। देखो सॉल्व करेंगे तो सबको पता है ये 1/2 -1 है तो -1/2 बचेगा एक्स स्क्वायर और d2i अपॉन dx स्क्वायर और प्लस का x dy अपॉन dx। अब सबको -2 से गुणा कर दो आप, तो ये तो क्या बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको लिख रहा हूं पहले, -2 से गुणा करोगे, -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2x dy अपॉन dx, और -2 से गुणा करेंगे इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2i बराबर 0। ये आंसर आ गया। तो आप आराम से मजे से क्या करो, सॉल्व करो। तो कुछ नहीं करना, दो कांस्टेंट है, दोबारा अवकलन करना है और a और b का क्या करना आपको, विलोपन करना है। तो आराम से सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाएगा आपके पास आंसर, देखते रहना आप आराम से। ओके बेटे, कैसा ही क्वेश्चन हो आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो कैसा भी आपके पास व्यापक हल आएगा, आप उसका अवकल समीकरण ज्ञात कर लोगे, जितने कांस्टेंट है उतनी बार आपको क्या करना है, अवकलन करना है। ओके, तो यही है चैप्टर फर्स्ट में आपके। तो मैं ज़्यादा 1.a में टाइम दूंगा, कोई फायदा नहीं है। सभी के पास नोट्स वगैरह पहले से प्रोवाइड हैं, क्योंकि आप साल भर से मेहनत कर रहे हो। ओनली मेरा काम एक बार रिवीजन करवाना कि हाँ ऐसे ऐसे है, तो आप सॉल्व कर लोगे। तो आप 1.a चैप्टर आप सॉल्व करना सभी प्यारे विद्यार्थी। एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखे हैं, सिंपल क्वेश्चन वगैरह भी आप मज़े से पढ़ोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, अब हम बात करेंगे चैप्टर 1.b की बात करेंगे। देखो चैप्टर 1.b में आप क्या पढ़ोगे, देखो 1.a में तो सिंपल पढ़ा था हमने, अवकल समीकरण की कोटि घात और व्यापक हल से अवकल समीकरण ज्ञात करना। 1.b देखो आपको पता है चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम पढ़ो फर्स्ट का, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। हम अब 1.b चैप्टर से लेकर 1.n चैप्टर तक क्या सीखेंगे, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना। और पहली विधि कौन सी होती है, चर पृथक्करण। अब हम क्या सीखेंगे, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना सीखेंगे। 1.b से लेकर 1.n तक कोई भी क्वेश्चन देखना वो प्रथम कोटि और प्रथम घात का होगा और आपसे पूछेगा इसको हल कीजिए। वैसे मैं नॉर्मली बात करूं, अवकल समीकरण कैसे प्राप्त करते हो आप, अवकलन करके। कोई आपको बोल रहा है अवकल समीकरण को हल करो, तो आप समझ गए क्या करना पड़ेगा, आपको समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, समाकलन। तो 1.b चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, अवकल समीकरण के चर, कोई भी अवकल समीकरण है उसको चर पृथक्करण विधि से सॉल्व करना। तो 1.b के एक दो क्वेश्चन देख लो आप, बढ़िया बढ़िया सी क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया। एक आपके पास अवकल समीकरण क्या दे रखा है, dy अपॉन dx प्लस का 2y इक्वल क्या दे रखा है, xy dy अपॉन dx। जैसे इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले देखिए आप प्रश्न को एक बार आराम से एग्जाम में भी चेक कर लेना। यही है आपके पास 2y xy, सबसे पहले आप एग्जाम में लिखा हुआ आएगा सॉल्व दैट, हल करना आपको। आप देखोगे प्रथम कोटि और क्या है, प्रथम घात का अवकल समीकरण है, कोटि भी एक है घात भी एक है। सबसे पहले आप यही देखोगे क्या इसमें चर पृथक हो रहे हैं क्या, तो आपको इसके लिए सिंपल a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो आप। यहाँ से क्या आएगा 2ay और यहाँ से xy dy अपॉन dx। इसके बाद आप
dy अपॉन dx वाले पदों को एक जगह लिख लो आप, तो यहाँ से क्या आएगा ax dy अपॉन dx और माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में लेके जाएंगे तो या उधर ले जाओ आप, फिर ज्यादा माइनस आ रहा है तो 2ay, समझ गए आप, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स होगा, अरे बराबर में क्या है 2ay। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आप देखोगे इसमें वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, और बचेगा क्या आपके पास x माइनस ए, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी वाई नहीं x आ रहा है बेटे, x डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा y माइनस ए बचेगा, और बराबर में क्या है 2ay। अब साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या हो रहे हैं, चर पृथक हो रहे हैं। देखो कैसे, अब आप चर पृथक कर देना, वेरिएबल सेपरेशन, dy के साथ तो कौन से पद लेने हैं y वाले, तो एक तो y माइनस ए है, एक y वाला पद कौन सा है, ये है y, किसके साथ आएंगे dy के साथ, और इसके साथ कौन से पद लोगे आप 2a अपॉन x और dx। देखो dx ऊपर जाएगा और dx के साथ कौन से वाले पद आएंगे, x वाले पद। अवकल समीकरण को हल करना है तो हम जानते हैं क्या करना पड़ता है, आपको समाकलन करना पड़ता है, समाकलन कर देंगे। आगे देखिए, अब देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे, आपको समाकलन पता है, y से y कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन dy का y होगा, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का a log y, और यहाँ से आपको पता है 2a, तो यहाँ से सॉल्व करोगे 1 अपॉन x का क्या होगा log x। अब दो पद log के रूप में आ रहे हैं तो कांस्टेंट देखो log c भी ले सकते हो और c भी ले सकते हो, दोनों आंसर भी आपके क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। आप c भी लेते हो तो भी सही है, और दो पद कांस्टेंट क्या जाए तो आप क्या ले लिया करो, log ले लिया करो। वैसे तो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं है। प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण दे रखा था, हम चर पृथक्करण विधि से सॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा dy अपॉन dx वाले पदों को एक जगह लिखा, फिर हमने देखा कि आराम से चर पृथक हो रहे हैं, हमने dy के साथ y वाले पद, dx के साथ x वाले पद ले लिए और समाकलन कर दिया, और तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। इसको आगे सॉल्व करेंगे, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है रिजल्ट क्या आएगा। देखो यहाँ से आप एक बात और, ज़्यादा दिमाग लगाते हो आप तो एक दिमाग और लगा सकते हो कि देखो यहाँ लोग वाले पद हैं, उन सभी के साथ क्या दे रखा है, लोग वाले पदों के साथ सभी के साथ क्या दे रखा है, ए दे रखा है, यहाँ भी ए है यहाँ भी है, तो आप कांस्टेंट में भी क्या ले सकते हो, लेना चाहो तो आप ए log c। मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये देखो आंसर मिलाने के लिए हम करते हैं, वरना आप ए log c लिया है, मैंने log c लिया है, यदि आप वहाँ कांस्टेंट c भी लिख के आते हो वो भी आपका प्रश्न कोई गलत नहीं कर सकता उसको। यदि आपने समाकलन कर दिया और यहाँ प्लस c लिख के आ गई बस, तो आपका प्रश्न सही माना जाएगा। जैसे मैं c मान के ही बता देता हूँ, देखो बुक वाले आंसर हम कैसे निकालेंगे वो देखो आप। सी मानने से भी आ जाएंगे बुक वाले आंसर, क्या मानने से आ जाएंगे, सी मानने से। देखो अब सी मानोगे तो फिर आप एक काम कीजिए, इधर लेके आओ y माइनस सी, इधर लेके जाएंगे a, तो यहाँ से क्या क्या बचेगा, log y बचेगा, और यहाँ से देखो a तो बार कॉमन ले लिया, 2 है वो पावर में जाएगा। सबको पता है जब प्लस होता है तो क्या होता है, गुणा होता है, ये a अपॉन में आएगा और ये आएगा log x स्क्वायर y। अब इधर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर y, e की पावर क्या होगा, y माइनस सी अपॉन a। ये क्या आ गया, दिए गया अवकल समीकरण का हल। अब आप बुक वाले आंसर भी देख लेते हैं। थोड़ी बातें मैं समझाना चाह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में गलती कर दोगे आप। ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस सी अपॉन ए, आप बोलोगे सर बुक में तो प्लस ही दे रखा है, बुक में तो क्या दे रखा है, प्लस ही दे रखा है। वो प्लस ही कब आता है, जब आप इस वाले पद को इधर रख लेते और डीवाई वाले पद को उधर रख लेते, डीवाई वाले पद के साथ आप क्या ले लेते, प्लस ही। कोई पाबंदी थोड़ी थी कि आप dy वाले पद को इधर रखो, dx वाले पद को इधर रखो। आप अपना ये आंसर भी सही है। अरे पहली बात तो ये बता दो कि माइनस सी और प्लस सी में क्या फर्क है, दोनों कांस्टेंट ही तो है। जैसे माइनस सी को मैं नया कांस्टेंट प्लस सी डैश मान सकता हूं, तो y प्लस आ गया वो c। तो इन छोटी छोटी बातों से कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग लगाना। ये 1 पॉइंट b और c और d तक आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी है, तो आपको घबराना नहीं है। आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता। आप यदि कांस्टेंट सी मान के आओगे तो भी आपका प्रश्न सही है, और यदि आप log c मान के क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे वो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि आंसर एक ही आता है। थोड़ा बहुत आगे और कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ जाती है, वैसे आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज मत होना कि बुक में माइनस प्लस सी है,
वो तो मैंने बोला है जैसे आप dy वाले पद को इधर ले जाओ, dx वाले पद को इधर, तो वो प्लस ही आ जाएगा, या माइनस ही को आप प्लस ही डैश मान लो यदि बुक वाला आंसर चाहिए तो, वरना ये सोल्व करके आते हो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, देखो एक क्वेश्चन और देख लो आप वेरिएबल सेपरेशन का। वन पॉइंट बी का बढ़िया सी क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लो आप एक, वैसे आपको पता है थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं, सबके पास सॉल्व किए हुए हैं पहले से। एक आपके पास अवकल समीकरण दे रखा है dy अपॉन dx, एग्जाम में आ गया हल कीजिए, प्रश्न ये दे रखा है 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx और बराबर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। आप देखोगे प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है, कोटि भी एक घात भी एक, आप देखोगे चरपृथक्करण विधि से सॉल्व हो रहा है, तो आप लिख देना चरपृथक करने पर, चरपृथक कैसे करोगे, dy के साथ y वाले पद, dx के साथ कौन से पद लोगे, x वाले पद, किधर रख ली, जैसे आप इधर ले आओ चाहिए तो क्या आएगा आपके पास 2ax प्लस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और dx बराबर कितना आएगा dy। बात समझ में आ गई होगी आपको। चरपृथक करने का अर्थ है dx के साथ x वाले पद, जैसे x वाले पद हैं तो ऊपर रहेगा ये अपॉन में आएगा और ये dx और बराबर में क्या बचेगा आपके पास dy। चरपृथक हमने कर दिए, अब दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, ये पढ़ रहे हो 1 पॉइंट बी में क्या करना है, dx के साथ x वाले पद, dy के साथ y वाले पद, और क्या करना है समाकलन, क्योंकि अवकल समीकरण को हल करना है इसका अर्थ क्या होता है, समाकलन करना ही होता है। चरपृथक करो समाकलन कर दो। अब सबको देखो समाकलन का नॉलेज होना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि जब अवकल समीकरण प्राप्त हो तो अवकलन करना पड़ता है, अवकल समीकरण को हल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, समाकलन। तो अब समाकलन आना चाहिए, आंसर आ गया। देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी कैसे सॉल्व करोगे, x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x प्लस 2a और dx बराबर क्या बचेगा dy। सबको पता है ये किससे होगा, नीचे x की घात 2 थी, ज्यादा थी तो आंशिक भिन्नों से होगा। आप कैसे लिखोगे, a अपॉन x लिखोगे और b अपॉन, समझा रहा हूँ आपको बुक, वहां तो क्या करना है, इसको 1 देना है और फिर इसको मानना है कंप्लीट को a अपॉन x b अपॉन, यहाँ तो मैं डायरेक्ट समझाने के लिए, आप एग्जाम में ऐसे मत लिख देना डायरेक्ट ही, कैसे ऐसे मैंने लिखा है, आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 देना है, फिर चूंकि लगाना है और फिर इस कंप्लीट को ऐसे आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, बराबर में a अपॉन, फिर a b के मान निकाल के वहां रखने, फिर समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, यानी कर रफ कॉपी का काम नहीं, काम तो फिर का ही a b का मान, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं रखते, वो आपको चूंकि लगा के इस वाले पद को क्या मानना है, a अपॉन x रियल, और फिर a b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, देखो मैंने डायरेक्ट ही समझा दिया आपको, आपको पता आंशिक भिन्नों से होगा, आंशिक भिन्नों में ऐसे लिखोगे। अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सभी को पता होगा a के अपॉन में क्या है, x है, तो यहाँ से x को भूल जाना और इस x को 0 के बराबर लेना और ये 0 सब जगह रख देना। आप 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, x की जगह तो a स्क्वायर अपॉन 2a, इसका अर्थ होता है a अपॉन 2, ये आएगा, x की जगह 0 लेंगे तो a अपॉन 2। b की वैल्यू कैसे निकालोगे, b के नीचे क्या है, x प्लस 2a है, तो उसको 0 के बराबर लेना, x की वैल्यू माइनस 2a, तो x प्लस 2a है तो x प्लस 2a को भूल जाना, उसके अलावा सब जगह x की जगह क्या रखना, माइनस का 2a रख देना। अब x की जगह माइनस का 2a लेंगे तो माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, माइनस का 3a स्क्वायर और माइनस का 2a, तो क्या आएगा, प्लस का 3a अपॉन 2 आ जाएगा। फिर आराम से वो नीचे अभी समझाया मैंने वैसे करना, मैं तो डायरेक्ट ही बता दिया, आपको पता है इसका समाकलन करना है, तो ऐसे आंशिक भिन्नों में तोड़ोगे, फिर a b के मान निकालोगे, a का मान तो क्या आएगा a अपॉन 2 और b का मान क्या आएगा आपके पास 3a अपॉन 2 आएगा। ओके, और आगे तो आपको पता है समाकलन करना, आपका आंसर आ गया। देखो 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है, log x, 1 अपॉन वही, इसमें भी लगेगा log x प्लस 2a होगा, dy का क्या होगा y। अब देखो सभी पद, 2 पद log में आ रहे हैं, तो कांस्टेंट भी आप किस में ले लिया करो, log में ले लिया करो। अब देखो सब जगह a अपॉन 2 है, तो यहाँ आप a अपॉन 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ a अपॉन 2 आ रहा है, यहाँ भी a अपॉन 2 है, तो आप यहाँ कांस्टेंट में भी, क्योंकि कांस्टेंट ही तो मान रहे हैं, a अपॉन 2 log से भी क्या है, कांस्टेंट ही है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो
आप एक काम कीजिए, a अपॉन 2 डायरेक्ट ही बता दूं मैं। देखो एक तो log बचेगा, log x, a अपॉन 2 बाहर कॉमन लेंगे, 3 है, 3 कहाँ जाएगा पावर में, जब प्लस है तो क्या होता है, गुणा होता है, तो ये क्या आएगा, x यहाँ लिख दो, x प्लस 2a का होल क्यूब, ये होगा। और ये आपको पता है कहाँ आएगा, इधर लेके आएंगे तो माइनस का a अपॉन 2 log c होगा, a अपॉन 2 तो हमने बाहर ले लिया बेटे कंप्लीट के, तो ये कहाँ रहेगा आपके पास, अपॉन में रहेगा c, ये तो आप कर दोगे, और बराबर क्या बचेगा y, सब जानते हो इन चीज़ों को आप। अब देखो इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 2a का होल क्यूब अपॉन c, और इधर लेके जाएंगे तो e की पावर 2y अपॉन a, तो ऊपर जाएगा फिर a अपॉन में आएगा, लोग लेके जाएंगे e की पावर ये होगा, फिर c गुणा में और ले जाओ आप, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो आप सॉल्व कर दोगे। तो कुछ नहीं है, 1 पॉइंट बी के सभी क्वेश्चन कौन सी विधि से होंगे, चरफर्ताकरण, dx के साथ x वाले पद, dy के साथ y वाले पद लो और समाकलन कर दो। मैं बोल रहा हूँ कोई पाबंद नहीं, या आप सी भी ले सकते थे, वो भी आपका आंसर एकदम करेक्ट माना जाएगा। ओके, देखो अब हम बात करेंगे 1.c चैप्टर की बात करेंगे। देखो 1.c चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, वही प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना। लेकिन 1.c में क्वेश्चन कैसे हैं, समघात अवकल समीकरण। तो सबसे पहले आपको समघात अवकल समीकरण की परिभाषा वगैरह लिखा, देखो ये एग्जाम में परिभाषा वगैरह पूछ लेता है, अब चरफर्ताकरण की तो कोई परिभाषा नहीं होती, समघात अवकल एग्जाम में पूछ सकता है, निम्न को परिभाषित कीजिए, आपसे अवकल समीकरण की परिभाषा पूछ ले, समघात अवकल समीकरण की, तो ऐसे आप परिभाषा वगैरह भी याद करके जाना। अब हम पढ़ेंगे समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समघात अवकल समीकरण क्या होता है, एक ऐसा अवकल समीकरण होता है जो इस रूप का हो, और जहां f1xy तथा f2xy एक ही घात के समघात फलन हो। कहने का आप बात करें, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, dy अपॉन dx बराबर, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या ये समघात अवकल समीकरण है क्या, तो आप मेरे को आंसर दोगे हाँ सर ये समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण क्या होता है कि dy अपॉन dx के बराबर में ऊपर भी xy वाले पद आएंगे, अपॉन में भी क्या आएंगे, xy वाले पद, लेकिन अंश और हर की घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि अंश के प्रत्येक पद की घात 7 है तो हर के भी प्रत्येक पद की घात क्या होनी चाहिए, 7 ही होनी चाहिए, 7 ही होनी चाहिए। अंश के प्रत्येक पद की घात 7 है तो हर के, क्योंकि जब चर गुणा में होते हैं तो घात कैसे निकालते हैं, घातों को जोड़ते हैं, तो हर की भी घात देखो कितनी है, 7 ही है। तो इस समघात अवकल समीकरण, अरे 7 होना जरूरी नहीं, कहने का अर्थ अंश की घात 3 है, अंश के प्रत्येक पद की घात 3 है तो हर की घात भी कितनी होनी चाहिए, 3। कहने का अंश और हर दोनों की घातें क्या होनी चाहिए, समान। अंश के प्रत्येक पद की घात 5 है तो हर की प्रत्येक पद की घात भी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। कहने का एक ऐसा अवकल समीकरण जो इस मानक रूप का हो और जहाँ f1xy तथा f2xy एक ही घात के समघात फलन हो, समघात अवकल समीकरण कहलाता है। देख लोगे परिभाषा। देखो हमने जैसे 1.b में चरफर्ताकरण विधि से प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना सीखा था, तो इसी प्रकार एक समघात अवकल समीकरण को हल करने की एक विधि बना रखी है। देखो समघात अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं, याद रखना यदि कोई समघात अवकल समीकरण वो dy अपॉन dx के पदों में है तो समघात अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, y बराबर vx मानकर, जहां v कांस्टेंट नहीं होता, और फिर हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। जैसे मान लीजिए x का किया 1, v ऐसे कैसे, फिर x को ऐसे कैसे v का करेंगे तो कितना होगा dv अपॉन dx, फिर 2 और 3 से मान कहाँ रख देते हो, समीकरण 1 में, y की जगह vx रख देते हैं, dy अपॉन dx की जगह ये रख देते हैं, तो 1 से फिर y हट जाता है, फिर वो dv और dx के पदों में बचता है, फिर dv के साथ v वाले पद ले लेते हैं, dx के साथ x वाले पद ले लेते हैं। आपको दिमाग में इतना रखना है कि कोई समघात अवकल समीकरण है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, y बराबर vx मानते हैं, फिर उसका अवकलन करते हैं, फिर ये दोनों मान वहाँ उस समीकरण में रख देते हैं।
फिर आगे तो वही चर पृथक्करण विधि काम में आती है। यदि dx अपॉन dy के रूप में समघात है तो यहाँ y बराबर vx की जगह क्या मानोगी, x बराबर vy। और फिर जैसे x के सापेक्ष अवकलन किया है, फिर किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, y के सापेक्ष। ओके, देखो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते हैं। बेटे एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना, या कोई एग्जाम्पल बता दें, कुछ भी देख लो आप। जैसे मैंने क्वेश्चन देख लो, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया आपको। देखो आपके पास, मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा है, थ्योरी आपको पता है कैसे लिखनी है, वो दिया गया अवकल समीकरण पहले आपको लिखाई भी है। नई विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, वो थोड़ा एग्जाम्पल देख के थ्योरी वगैरह समझना, थ्योरी वगैरह भी लिख के आना। रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। सबसे पहले आप देखोगे प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है, फिर आप देखोगे ये चर पृथक्करण विधि से सॉल्व नहीं होगा। आप कितनी कोशिश कर लेना, dy के साथ y वाले पद, dx के साथ x वाले पद नहीं आएंगे, तो फिर आप समझ जाओगे इसको कौन सी विधि से सॉल्व करना है। 1.b काम नहीं करी तो आगे वाली विधियों से सॉल्व करना है। आगे वाली विधियों में कौन सी विधि आती है, चर पृथक्करण के बाद समघात आती है। समघात के लिए पहले इसको किस रूप में लिखना पड़ेगा आपको, dy अपॉन dx के बराबर में xy वाले पद है। अब देखो समीकरण 1 को देखो, समीकरण 1 हमें साफ दिखाई दे रहा है कैसा अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। क्योंकि देखो अंश के प्रत्येक पद की घात कितनी है, 3 है, इसकी भी घात 3 है, देखो घात 2, और गुणा में देखो 2 है लेकिन रूट है तो ये घात कितनी हो जाती है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है तो उसके ऊपर क्या है, रूट है, तो आपको पता है वो घात कितनी बन जाती है, फिर 1 बन जाती है। 2 घात ये और गुणा वाले पद की घात 1 होगी, क्योंकि स्क्वायर के रूट है तो 2 और 1 3, तो इस पद की घात भी 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी भी क्या है, 3 है। तो अंश और हर के प्रत्येक पद की घात क्या है, समान है। अंश के प्रत्येक पद की घात भी 3 है और हर की घात भी 3 है। अंश और हर की घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसा अवकल समीकरण क्या कहलाता है, समघात अवकल समीकरण कहलाता है। तो ये समघात अवकल समीकरण है, और समघात अवकल समीकरण को आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, y बराबर है vx मानकर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। जैसे पहले v का किया dv अपॉन dx, फिर v को ऐसे कैसे, x का कितना होगा 1, फिर 2 व 3 से मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रख दीजिए, तो 1 में मान रखेंगे तो dy अपॉन dx का मान तो कितना आ गया, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। y की जगह vx रखोगे, y की जगह vx रखोगे, y की जगह यहाँ भी आप क्या रखोगे, vx, और यहाँ से क्या आएगा x क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। देखो x ऊपर से देखो आप क्या कॉमन आ रहा है, v क्यूब प्लस वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। ऊपर देखो एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे, x आएगा, वो क्यूब बनेगा, ये भी क्यूब, और x क्यूब से x क्यूब क्या होगा, कैंसिल। इसके बाद आपको क्या करना है, x dv अपॉन dx। समझ गए ना बात, ये मान रखते हैं, y की जगह vx रख देना और dy अपॉन dx की जगह ये मान रख देते हैं। फिर एक कन्फर्म x वाले पद कटते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं, और फिर v का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो v क्यूब माइनस v और प्लस वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद क्या होता है, वही सिंपल कहानी है। आगे इसमें भी कौन सी विधि काम में आती है, चर पृथक्करणीय। आगे क्या करना है, चर पृथक करना है, तो dv के साथ कौन से पद लेने हैं, v वाले। तो यहाँ से मेरे को बताइए, dv के साथ v वाले पद लेंगे, अपॉन में आएगा, इन दोनों से भी कॉमन भी आ रहा है, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस 1, वी स्क्वायर माइनस 1, और बराबर में क्या बचेगा, dx अपॉन x। अब दोनों पक्षों का क्या करना है, इसके बाद समाकलन। साफ दिखाई दे रहा है, ये समाकलन कैसे होगा, v बराबर क्या मानने से होगा, sec थीटा मानने से होगा। ये समाकलन कैसे होगा, v बराबर sec थीटा मानने से होगा। तो dv कितना होगा आपके पास, sec थीटा tan थीटा d थीटा, ये होगा dv, मान रख देना। तो dv की जगह तो क्या रखोगे, sec थीटा tan थीटा और d थीटा।
v की जगह आपने sec थीटा माना है तो ये sec थीटा, v की जगह sec थीटा रखोगे, सब जानते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। ये v की जगह sec थीटा रखेंगे, sec स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ से क्या आएगा, ये तो रूट आपके पास, v की जगह sec थीटा लेंगे तो वो tan स्क्वायर बनेगा, लेकिन रूट है तो क्या आएगा tan, और यहाँ से बराबर में dx अपॉन x। बट इसको सॉल्व करना है, सबको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ बचेगा डी थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से क्या आएगा dx अपॉन x। आपको पता है अपॉन से देखो नीचे से हर में से क्या कॉमन आ रहा है, सेक थीटा टेन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ टेन बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, सेक बचेगा, और ऊपर सेक थीटा टेन थीटा वो कॉमन लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। आगे आपको पता है आगे समाकलन करना है तो क्या होगा, सेक को तो क्या लिखना पड़ेगा 1 अपॉन कोस, टेन को भी क्या लिखना पड़ेगा साइन अपॉन कोस, तो कोस ऊपर चला जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और डी थीटा बराबर dx अपॉन x। अब इसका समाकलन करना है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है इसका समाकलन कैसे होगा। नीचे वाले को t मान लेंगे ना 1 प्लस साइन थीटा को, तो ऊपर वाला dt हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा, तो फिर 1 अपॉन टी का log t, कहने का अर्थ 1 प्लस साइन थीटा को t मान के करना है, कहने का अर्थ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log 1 प्लस साइन थीटा, और 1 अपॉन x का क्या होता है log x होता है। सभी पद log के रूप में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी किसके पदों में लेंगे, log के पदों में, और आगे आपके पास आई जाएगा रिजल्ट cx, प्लस है तो गुणा होंगे, log से log क्या होगा कैंसिल। देखो प्रश्न किसके पदों में दे रखा था, एक बार वीडियो रोक के उतार लो, आप उतारना चाहो तो, किसके पदों में दे रखा था, एक्स वाई के पदों में, तो आंसर भी किसके पदों में चाहिए आपको, एक्स वाई, तो वही करना आपको, पहले किसका मान रखना है, साइन थीटा का। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे को बताओ, ये तो आ गया सी एक्स बराबर 1 प्लस साइन थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है आपने क्या माना था, सेक थीटा बराबर v माना था, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन v होगा, सेक थीटा बराबर v था तो कोस थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन v। तो यहां से सॉल्व कर दोगे आप। अब यहां से देखो आप cx बराबर कितना आ गया, ये तो आपके पास आ गया, देखो v प्लस रूट वी स्क्वायर माइनस 1 और डॉट v। कैलकुलेशन चल रही है, कोस थीटा की जगह 1 अपॉन v रख दिया, एक गुणा होगा v स्क्वायर आएगा, यहाँ v आएगा, यहाँ भी v आएगा, और आगे आपको पता है v की जगह क्या रखना है, y अपॉन x, तो v का मान रख दो, आपका आंसर आ गया, जो भी आना है वो बेटे। v की जगह y अपॉन x रखेंगे तो cy होगा, v की जगह y अपॉन x लेंगे और v की जगह y अपॉन x लेंगे तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आंसर आएगा, पूरे को x से गुणा कर दो, y आएगा, ये x ही आएगा बाहर, तो x से गुणा कर रहे हो दोनों पक्षों को, ये आंसर आ गया आपका। कुछ नहीं है, थोड़ा मैं तेज बता रहा हूँ बट इस समय, क्योंकि वरना आराम से पढ़ाएंगे तो, वरना तो इसमें हमने 20-22 घंटे लगाई थी चैप्टर फर्स्ट में, कम से कम 24 या 25 क्लास होंगी ऐप पर चैप्टर फर्स्ट की, लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगा सकते, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ रहा है, वीडियो तेज बनाना पड़ रहा है। ओके, देख लेना आराम से जो भी आंसर दे रखा है, y प्लस रूट वाई सी एक्स वाई बेटे, तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। 1 पॉइंट सी में आपको कौन सी विधि काम में लेनी है, देखो मैं बता दूं, एक मिनट उतार लो आप, एक कई विद्यार्थी देखेंगे सर एक तो कौन सी विधि की बात कर रहे हैं हम, वो समझो। एक तो dx अपॉन dy कब बनेगा, dx अपॉन dy के रूप में समघात आपको कब बनाना है, ये थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जब आपके पास समघात है वो किसके पदों में है, वो समघात अवकल समीकरण है और उसमें e की पावर x अपॉन y के पद है, तब आप उसको y बराबर vx मानकर सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि फिर y का मान रखते हो ना vx, तो देखो आप क्या आता है e की पावर 1 अपॉन v, e की पावर 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन करने में क्या आती है, दिक्कत आती है। तो फिर करना क्या है, जब e की पावर x अपॉन y के पदों किसी समघात अवकल समीकरण में, तो उसको आप किसके रूप में लिखना, dx अपॉन dy के रूप में क्या बनाना, समघात, क्योंकि dx अपॉन dy के रूप में समघात बनाएंगे तो फिर आपको पता है x बराबर क्या मानेंगे, vy, और x की जगह vy रखेंगे तो फिर e की पावर v आएगा, जिससे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में दिक्कतें नहीं आएगी। तो ऐसा जैसे हम बात करें
एग्जाम्पल नंबर 6 देखो आप, कई विद्यार्थी तो यही कंफ्यूज रहते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 6 से समघात अवकल समीकरण कैसे हुआ। अभी आपको बता देते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 है वो समघात अवकल समीकरण कैसे हुआ। एग्जाम्पल नंबर 6 है क्या मेरे को बताओ आप। जैसे 1 प्लस दे रखा है ये e की पावर x अपॉन वाई और यहाँ से दे रखा है dx प्लस दे रखा है e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और dy इक्वल 0। ये दे रखा आपके पास, आराम से देख लेना 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx प्लस e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये दे रखा है। अब आप यदि इसको dy अपॉन dx के पदों में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, आप वही है ट्रांसफर करोगे, आप इसको इधर लेके जाओगे तो आपको पता है ये क्या होगा, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ये e की पावर x अपॉन वाई और dy बनेगा। इधर लेके जाओगे तो माइनस भी आएगा ना, माइनस को मैंने अंदर गुणा करवा दिया। अब यहाँ से dy अपॉन dx लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा मेरे को बताइए, तो ऊपर रहेगा 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई, अपॉन में क्या रहेगा e की पावर x अपॉन वाई x अपॉन वाई माइनस 1। ये मेरे को बताओ क्या ये समघात अवकल समीकरण है क्या, तो आप देखते ही बता दोगे हाँ सर ये समघात अवकल समीकरण। देखो e की पावर x अपॉन वाई हो तो dx अपॉन dy के पदों में क्या बनाना, समघात। dy अपॉन dx के रूप में भी समघात तो बनेगा, लेकिन dy अपॉन dx के रूप में नहीं लिखना, आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अवकल समीकरण को सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, वो e की पावर 1 अपॉन भी आएगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आप dx अपॉन dy के रूप में क्या बनाना, समघात बनाना। बेटे अचर की घात हमेशा क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि अचर को हम ऐसे लिखते हैं x की पावर 0, तो इस पद की घात 0 है। बेटे 1 से 1 घात कटेगी, इस पद की घात भी कितनी है 0, 1 से 1 घात कटेगी 0 है, 1 से 1 घात कटेगी 0 है, अचर की घात 0 होती है। तो आप यहाँ देखो अंश और हर उनके प्रत्येक पद की घात कितनी है, 0 है। घात समान होनी चाहिए, अंश की घात 2 है तो हर की भी क्या होनी चाहिए 2, अंश की 0 है तो हर की भी घात क्या होनी चाहिए 0। ऐसा अवकल समीकरण क्या कहलाता है, समघात। आगे सॉल्व कर दोगे, ये समघात है, एग्जाम्पल है। आगे वही x बराबर आपको क्या मानना है, vy मानना है, और फिर क्या करना है, अवकलन करना है इसका, वही x का तो dx अपॉन dy, y को ऐसे कैसे v का करेंगे dv अपॉन dy, फिर v को ऐसे कैसे, y का कितना होगा 1, फिर x का dx अपॉन dy का मान यहाँ रख देना, सॉरी dy अपॉन dx के रूप में लिख लिया। क्या आपको लिखना किसके रूप में, इसको एक स्टेप और लिख दो आगे, dx अपॉन किसके रूप में लिखना है, इसको dy के रूप में। तो आपको पता है ये ऊपर जाएगा, फिर x अपॉन वाई माइनस 1 और 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई, dx अपॉन dy के अभी समघात है वो तो अंश के प्रत्येक पद की घात 0 है, हर के प्रत्येक पद की घात 0 है, x बराबर ये मानना है, ये होगा, ये मान यहाँ रख देना, और आगे कैलकुलेशन वगैरह बुक में दे रखी है। एग्जाम्पल है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं। तो मुद्दे लोग में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग में x अपॉन वाई हो ना तो भी आप समघात dy अपॉन dx के बराबर में लिख सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो लोग 1 अपॉन v बनेगा ना, फिर y की जगह vx रखोगे तो बेटे यहाँ लोग आप जानते हैं ना, लोग x अपॉन वाई को मैं माइनस लेकर ऐसे भी लिख सकता हूँ y अपॉन x, लेकिन e की पावर में ऐसा नहीं होता। लोग में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ ध्यान रखना आप, या ये साइन वाले पद वगैरह हो ना, साइन के साथ ऐसे x अपॉन वाई है तो आप समझ जाना कि फिर dx अपॉन dy के रूप में क्या बनाना पड़ेगा, समघात। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है, लेकिन वो साइन y अपॉन x है तो फिर वहां समघात किसके रूप में बना लेना, dy अपॉन dx के पदों में, लेकिन साइन x अपॉन y है तो dx अपॉन dy के रूप में क्या बनाना, समघात। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी, मेरे को पूरी उम्मीद है समघात वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। दो ही तरीके हैं, y बराबर vx और x बराबर vy। आराम से एग्जाम्पल पढ़ो और आपको पता है फिर वही मान रखते हैं, फिर dv के साथ v वाले पद लेते हैं, dx के साथ x वाले वही क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, फिर v का मान वापस रख देते हैं, आंसर आ जाता है। देखो अब हम बात करें 1.d चैप्टर की बात कर रहे हैं। देखो 1.d चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, 1.d में हम ये पढ़ेंगे, ऐसे अवकल समीकरण पढ़ेंगे जो समघात होंगे नहीं, लेकिन आप उनको किन में कन्वर्ट कर सकते हो, समघात अवकल समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो हम पढ़ेंगे समघात अवकल समीकरण में समानयन वाले अवकल समीकरण।
तो दो पैटर्न है आपके 1 पॉइंट डी में, वो पढ़ो। देखो यदि कोई अवकल समीकरण है वो इस रूप में है, और यदि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल क्या है, b1 अपॉन b2, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 अचर राशियां हैं, इस रूप में है, ये डज नॉट इक्वल है, तो आप समझ जाना ऐसे अवकल समीकरण को समघात अवकल समीकरण में चेंज करके सॉल्व करते हैं। समघात अवकल समीकरण में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए हम स्मॉल x बराबर तो क्या मानते हैं, कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y बराबर क्या मानते हैं, कैपिटल Y प्लस के, और ये मानने से स्मॉल d स्मॉल x d स्मॉल y बराबर क्या हो जाता है, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाता है, स्मॉल d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x हो जाता है। समझ रहे हो? तो आप याद रखना इस रूप का कोई अवकल समीकरण है, ये डज नॉट इक्वल हो तो उसको समघात में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। समघात में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल x बराबर ये मानते हैं, स्मॉल y बराबर ये, dy अपॉन dx बराबर ये, फिर ये मान यहाँ रख देते हैं। तो स्मॉल dy की जगह तो आपको पता ही है क्या रखोगे, स्मॉल x की जगह क्या मानते हो आप, कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y की जगह क्या मानते हो, कैपिटल Y प्लस के, वही है स्मॉल x की जगह क्या मानते हो आप, कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y की जगह क्या मानते हो, कैपिटल Y प्लस के और प्लस C2। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, dy अपॉन dx, a1x प्लस b1y, a1h प्लस b1k और प्लस c1, यहाँ से आएगा a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k और प्लस c2, ये आएगा आपके पास। ये मान रख देना स्मॉल x स्मॉल y बराबर ये, और इसके बाद हम क्या करते हैं वो ध्यान से देखो, इसको क्या मानते हैं, इन दोनों को हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। एक तो a1h प्लस b1k और प्लस c1 बराबर भी जीरो, और a2h प्लस b2k प्लस c2 बराबर भी जीरो मानते हैं। इन दोनों के बराबर हम क्या मान लेते हैं, जीरो। तो फिर ये क्या बन जाता है, dy अपॉन dx बराबर a1x प्लस b1y और a2x प्लस b2y बनता है। ये आपको पता है ये क्या है, समघात है, किनके पदों में, कैपिटल X और कैपिटल Y के पदों में। अंश के प्रत्येक पद की घात एक हर की बेग है। तो स्मॉल x वो कैपिटल X और कैपिटल Y के पदों में समघात है, तो फिर आपको आगे पता ही है जब स्मॉल x और स्मॉल y के पदों में समघात होता है तो स्मॉल y बराबर v स्मॉल x मानते हैं। स्मॉल x स्मॉल y की जगह क्या आएंगे, कैपिटल X और कैपिटल Y। आगे वही करना, समघात बन गया, आगे समघात वाली विधि से हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ओके, एक विधि और है, यदि कोई अवकल समीकरण है 1 पॉइंट डी में पढ़ेंगे हम, वो इस मानक रूप का है, लेकिन a1 अपॉन a2 इक्वल क्या है, b1 अपॉन b2 है। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल क्या है, b1 अपॉन b2, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। तो कन्फर्म है अनुपात बराबर होता है, तो कोई ना कोई संख्या कॉमन लेने के बाद ये xy वाले पद क्या हो जाते हैं, दोनों पद सेम हो जाते हैं। जैसे ऊपर 2x प्लस 3y है तो नीचे भी क्या आ जाता है, 2x प्लस 3y, और उस 2x प्लस 3y को हम क्या मान लेते हैं, w मान लेते हैं, और आगे x के सापेक्ष अवकलन करके वो मान रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये बता देंगे अभी। तो जब डज नॉट इक्वल हो तभी आप समघात में कन्वर्ट करके क्या करना, सॉल्व करना है इसे। यदि इक्वल है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, तो हम समघात में कन्वर्ट नहीं होता, फिर उसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कैसे, w मानकर अभी समझा देंगे। एक बराबर वाला क्वेश्चन भी और एक डज नॉट इक्वल वाला भी, दोनों टाइप्स की क्वेश्चन अभी ले लेते हैं। ओके, देखो आप पे कोई भी क्वेश्चन देख लो बढ़िया से। आप एग्जाम्पल बताने की तो क्या आवश्यकता है, मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ 1 पॉइंट डी चैप्टर का, क्योंकि एग्जाम्पल तो फिर आप समझना बेटे, एक बार देखना अच्छे तरीके से। जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, 8वां क्वेश्चन ले लिया जैसे हमने, फिर एक चीज नोट ही रखना,
ये भी आ सकता है, इस रूप का है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1, और यहाँ a2x प्लस b2y और प्लस c2। यदि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर। उसमें वही देखते हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल क्या हो, b1 अपॉन b2। तो उसको भी हम कैसे सॉल्व करते हैं, समघात में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हैं। वही स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस के। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कौन सा है, 8वां है। तो 8वें क्वेश्चन को देखिए आप फटाफट। ये दे रखा आपके पास 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। थ्योरी वगैरह आप देखना पीछे, एग्जाम्पल वगैरह में मैं समझा देता हूँ। ये भी वही है समघात में, क्योंकि वही a1x प्लस b1y प्लस c1, 4 को अंदर ले लो तो 2 आएगा। वही a2x प्लस b2y, b2y का पद नहीं है तो 0.y पढ़ोगे, प्लस c2 का होल स्क्वायर। वही है, होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। यहाँ भी देखोगे a1 का मान, देखो ऊपर अंश में x का गुणांक a1 कहलाता है। a1 कितना है, यहाँ 1 है। कहने का अर्थ यहाँ देखोगे आप a1 का मान 1 है, 4 अंदर जाएगा तो 2 ही होगा, a2 है। b1 कितना है, 1 है, और b2 कितना है, y का गुणांक देखेंगे, y का पद है नहीं तो 0 देखेंगे, 0.y। देखो यहाँ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल क्या है, b1 अपॉन b2 है। तो हमें पता है स्क्वायर भी है। अरे ये स्क्वायर नहीं हो तो भी पढ़ाई है, ये सिंपल एग्जांपल दे रखे हैं। ऐसे तो सिंपल की डज नॉट, ऐसे होल डज नॉट हो, a1 अपॉन a2 तो समघात में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने स्क्वायर वाला मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ भी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल क्या है, b1 अपॉन b2 है। तो इसको भी समघात में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो वही तरीका क्या होता है, स्मॉल x बराबर क्या मानो, कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y बराबर क्या मानो, कैपिटल Y प्लस के, और dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाता है, आपको पता है, d कैपिटल Y अपॉन dx। फिर वही मान रख देते हैं 2 से यहाँ, तो dy अपॉन dx की जगह तो क्या रखोगे, d कैपिटल Y अपॉन dx। स्मॉल x की जगह तो आपने माना कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y की जगह आपने माना कैपिटल Y प्लस के, और यहाँ स्मॉल x की जगह आपने माना कैपिटल X प्लस एच और माइनस 2। आपको पता है इसके बाद हम वही करते हैं, अभी मैंने समझाया था ना, एच के कांस्टेंट वाले पदों को 0 मान लेते हैं। तो इसके बाद आपको फिर क्या मानना है, h प्लस के माइनस 1 को 0 मानना है, और h माइनस 2 को भी क्या मानना है, कांस्टेंट वाले पद होते हैं ना, उनको हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। अब इनको हल करेंगे, बट ये मानते हैं फिर h के का मान भी निकालना पड़ता है। तो h का मान तो कितना आएगा, आपको पता है 2 आएगा। h का मान 2 लेंगे तो आपको पता है एक k का मान कितना आएगा, -1 आएगा। देखो 2 और 3 से क्या होगा, आपने 0 माना है तो आपको पता है dy अपॉन dx कितना आएगा आपके पास, ऊपर तो आएगा x प्लस y का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 4x स्क्वायर, ये होगा। अब ये साफ दिखाई दे रहा है सबको कि कैसा अवकल समीकरण है, समघात है, क्योंकि घात 1 है लेकिन स्क्वायर है तो 2 है, यहाँ भी घात कितनी है, 2 है। बेटे मैं एक डाल लेता हूँ एक बार मार्कर में, ये समीकरण 4 की तरीका याद कर लो, ये मानते हैं बेटे, फिर इसको मानते हैं, एच के का मान निकालते हैं, फिर वो मान रखते हैं 3 से 2 में, तो वो क्या बन जाता है बेटे, समघात बन जाता है। समघात को सॉल्व करना हमने कहाँ सीख लिया था, 1.c चैप्टर में, लेकिन ये कैपिटल X और कैपिटल Y के पदों में समघात है। तो लिख देना वो समीकरण 4 क्या, लिख दोगे आगे आप, समीकरण 4 समघात है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबको पता है, y बराबर क्या मानते हैं, v कैपिटल X, और फिर वही अब कैपिटल X के सापेक्ष से अवकलन करना है, तो x को ऐसे कैसे, पहले v का कर लेते हैं, ये आ गया, फिर अब की बार v को ऐसे कैसे, कैपिटल X का कैपिटल X के सापेक्ष क्या होगा, 1 होगा, फिर वही 4 5 6 से, आप कहने का 5 व 6 से मान कहाँ रखोगे, 4 में रख दोगे, समीकरण 4 में मान रखोगे, तो ये तो आ गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये आएगा dy अपॉन dx का मान, देखते जाओ आराम से, और y की जगह क्या रखोगे आप, vx रखोगे, तो y की जगह vx रख देंगे, और आगे आपको पता है वही समघात 1.c चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है, आगे वही कहानी चलती रहेगी, 1 प्लस v का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस v, x स्क्वायर कटेगा, v का ट्रांसफर भी करना पड़ता है, समघात आपने पढ़ा था, इसके बाद सरफर तक अभी कैलकुलेशन थोड़ी सी और रहेगी, तो उस कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर दो, तो ये कितना आएगा, 1 माइनस v का होल स्क्वायर आएगा और अपॉन 4 आएगा।
क्योंकि माइनस का 4v होगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2v, तो ये प्लस का 2v माइनस का 4v तो माइनस का 2v, तो खैर करते 1 माइनस v का होल स्क्वायर बनेगा। आगे आपको पता है सोल्व कैसे करोगे आप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटे, घबराने वाली कोई बात नहीं है, v माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। इसके बाद क्या करना है, dv के साथ तो कौन से पद लेने हैं, v वाले, और dx के साथ कौन से पद लेने हैं, सबको पता होगा, x वाले। यही करना है, समघात को ऐसे सोल्व करते थे, dv के साथ v वाले, dx के, और दोनों पक्षों का क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन सब जानते हैं, -1 अपॉन क्या होगा, v माइनस 1 होगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स। उसका पता ही बेटे क्या होगा, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x। और आप कांस्टेंट भी क्या लगा देना, या एक काम करो 4 को इधर रख लो, फिर परेशान कर रहा है तो आप 4 इधर ले लो, ये लिख दो बेटे। dv के साथ v वाले पद लेंगे बेटे, अपॉन में आएगा, 4 ऊपर ले लिया मैंने, समाकलन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, आप जानते हैं log x, सभी पद log, दो एक पद भी log में आ रहा है तो कांस्टेंट आप log के पदों में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब v का मान रख देना, v का मान सबको पता है क्या होगा बेटे, तो मैं डायरेक्ट समझा दूं बेटे आपको, 1 माइनस v होगा तो ये कैपिटल X माइनस क्या होगा, कैपिटल Y, और ये क्या होगा, log CX। बेटे बात को समझो, माइनस से मैंने गुणा कर दिया तो 1 माइनस v का मान अब क्या रखोगे, कैपिटल Y अपॉन एक्स, तो फिर Y अपॉन एक्स, तो x माइनस y अपॉन एक्स रखोगे, x ऊपर भी जाएगा, आगे मान रख दीजिए, अब कैपिटल X और किसके मान रखोगे, कैपिटल Y के, और आपका आंसर आ गया। कैपिटल X तथा कैपिटल Y का मान रख दीजिए, क्या आ रहा है रिजल्ट वो देखो आप। तो वो कैपिटल X का मान तो क्या रखोगे, यहाँ से मेरे को बताओ कैपिटल X का मान क्या होगा, स्मॉल x माइनस h, और h का मान 2 है तो ये आएगा 2। कैपिटल X का मान वही स्मॉल x माइनस h, लेकिन h का मान कितना है, 2 है, और कैपिटल Y का मान क्या होगा, स्मॉल y माइनस k का मान 1 है, तो माइनस y और माइनस 1, तो कैपिटल Y का मान होगा y माइनस k का मान -1 है तो y प्लस 1 होगा। अब माइनस से गुणा कर देंगे और बराबर आपको पता है log c और कैपिटल X वही x माइनस 2, सॉल्व कर देना तो cx माइनस 2 बराबर क्या आ गया, इधर आएगा तो e की पावर होगा 4x माइनस 2 और x माइनस y माइनस 3, ये सॉल्व हो गया। देख लीजिए आप आंसर क्या दे रखे हैं आराम से, 1.d का क्वेश्चन नंबर 8। तो आप मजे से इनको एक बार सॉल्व करो, देखो